गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर जो था अपना केमिकल काइनेटिक्स का, अपन ने उसमें यूनिट्स निकालना सीखा था कि किसी भी रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपके लिए उसको बता दिया था, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n और पर सेकंड। तो आप ध्यान रखेंगे उस चीज का। आपको आई थिंक आपने पढ़ भी लिया होगा अच्छे से। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन की रेट है, मतलब रिएक्शन जो अपनी स्पीड में चल रही है उसकी रेट को, उसकी स्पीड को, रिएक्शन की जो स्पीड है उसकी स्पीड को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो उन फैक्टर्स के बारे में अपन यहां पर बात करने वाले हैं। तो पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, दूसरा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तीसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फोर्थ है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, फिफ्थ है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, सिक्स है नेचर ऑफ द मीडियम एंड सेवेंथ है इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। तो इनके बारे में एक एक के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं बहुत डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स की। आपने लॉ ऑफ एक्टिव मास तो पढ़ा ही है। तो लॉ ऑफ एक्टिव मास के अंदर आपने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ एक्टिव मास के अंदर आपने पढ़ा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। क्लियर है? आपने देखा था कि जो रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी उसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ये, और उसकी पावर होती, यानी कि जितना ज्यादा ये होगा। जो रिएक्शन की रेट है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी है। तो नॉर्मल सी बात है, जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही ज्यादा रिएक्शन की रेट होगी। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस देन रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। तो ये आपका पहला पॉइंट था, यानी कि ये फर्स्ट पॉइंट था, यानी कि जो रिएक्शन की रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है, बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है। और कैसे अफेक्टेड होती है कि वो कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर ज्यादा होगी तो रिएक्शन की रेट भी ज्यादा होगी। दिमाग में रखें इस चीज को। देखिए, थ्योरी की चीजें हैं, कहीं ऐसा ना सोचें आपकी थ्योरी की चीजें इनसे क्या होगा, लेकिन आपको बता रहा हूं मैं, इनसे भी मिलते जुलते एक एक नंबर के, दो नंबर के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का क्या केस है भाई? सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट्स का नेचर कैसा है। देखिए, रिएक्टेंट के नेचर की अपन बात करें तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कैसे होती है? रिएक्शन होने का सीधा सीधा सा पॉसिबिलिटीज ये है कि पुराने बॉन्ड जो होते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं, वो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो ओल्ड बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड जब बनते हैं, तो डिपेंड ये करता है कि जो रिएक्टेंट है उसका नेचर कैसा है। नॉर्मल सी बात है, अगर रिएक्टेंट का जो नेचर है वो आयनिक नेचर का है तो उसमें आयनिक बॉन्ड टूटेगा। रिएक्टेंट का नेचर अगर कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट है, मेटेलिक है, जैसा भी है, वंडरवॉल है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो जो रिएक्टेंट है वो पोलर है या नॉन पोलर है, प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो पोलर है या नॉन पोलर है, इस बात पे डिपेंड करेगा। यानी कि रिएक्शन की रेट अगर ज्यादा होगी अगर मान लो पोलर वाला केस अगर वहां पर हुआ, तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन की जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे और प्रोडक्ट्स पे। तो ये आपका दूसरा केस हो गया। थर्ड केस अपन लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। रियली बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और इससे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में अपन चैप्टर के जो लास्ट लेक्चर्स होंगे, सेकंड लास्ट लेक्चर में, आई थिंक सेकंड लास्ट लेक्चर अपना होगा जिसमें अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं कि टेम्परेचर से रिलेटेड बहुत कुछ सीखना है आपको। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको एक दो लाइन में इसको समझा देता हूँ। अभी अपन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे जब बाद में बात करेंगे उस चीज के बारे में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अगर मैं ऐसा नॉर्मली देखा गया है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रिएक्शन में, अगर आप मान लो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है? रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से क्या होता है कि उसके जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत जल्दी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और रिएक्शन की रेट जो है वो बढ़ जाती है। क्लियर? तो ऐसा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दोगे, कितना याद रखें आप इसको, अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिएक्शन की जो रेट है वो कम से कम 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। कब? अगर आप
केवल और केवल 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिएक्शन की जो रेट है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। तो ये 2 और 3 जो होता है इसको अपन बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्लियर, याद रखें। तो तीसरा आपका जो पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो आप समझ गए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपको क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या सीखना है कि जब अपन किसी भी रिएक्शन की रेट के टेम्परेचर को रिएक्शन के टेम्परेचर को करीब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो रिएक्शन की रेट 2 से 3 गुना इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट को समझने से पहले आपको सबसे पहले कैटलिस्ट के बारे में सीखना होगा कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो मैं ऊपर की कुछ चीजें मिटा देता हूं अभी। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट देखिए एक्चुअल में क्या होता है। कैटलिस्ट जैसे मान लो कि एक रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ये रिएक्शन 10th क्लास में पढ़ लेते हैं अपन। यहां पर निकल डाला जाता है, 423 केल्विन टेम्परेचर लिया जाता है और ये CH3 और CH3 में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी वाली रिएक्शन है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता तो ठीक है। देखिए और देखिए क्या है, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है यानी कि एथीन है यहाँ पर, और यहाँ पर एथेन है। तो एथीन से क्या बन गया, एथेन बन गया। भाई एथीन से क्या बन गया, एथेन बन गया। अब एथीन से जब एथेन बना तो देखो यहाँ पर हमने बीच में क्या डाला था, निकेल। निकेल तो प्रोडक्ट में दिखा नहीं, दिखा क्या निकेल प्रोडक्ट में कहीं नहीं था। तो यानी कि कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। किसको बढ़ाने का काम करते हैं, रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। जरूरत पड़ने पर रिएक्शन की रेट को कम भी कर देते हैं, उनको अपन कैटलिस्ट बोलते हैं। और ये वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन की रेट को कम ज्यादा तो करते हैं पर खुद प्रोडक्ट में दिखाई नहीं देते। तो इनका भी एक अपना एक अलग से प्रोसीजर होता है कि ये कैसे काम करते हैं। और इस पूरे जो कैटलिस्ट के बारे में पूरा प्रोसीजर है कि इनकी वर्किंग कैसे होती है, इसको अपन सरफेस केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर आएगा अपना सरफेस केमिस्ट्री। लेकिन आपको मैं फिर भी थोड़ी सी हिंट यहां पर दे देता हूं कि एक्चुअल में क्या होता है। देखिए क्या होता है कि मान लो कि एक आपके पास A है और एक B है। क्लियर। अब A प्लस B आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, A प्लस B जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे सबसे पहले AB। ठीक है, और फिर इन दोनों के बाद इसकी अलग स्टेट दोबारा बनती है, ये बन जाता है मान लो C बन गया। क्लियर। तो सबसे पहले ये तो है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। और अंदर की बात ये है कि एक ये स्टेट भी बनी थी, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। स्टेट बोल लो या फिर इसको बहुत सारी बुकों में अपन ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि पहले इससे ये बनती है। अब नॉर्मली बुकों में आपको रिएक्शन मिलती है तो वैसे मिलती है A प्लस बी गिव्स C। ठीक है, इसको अपन सीधी रिएक्शन के अंदर नहीं लिखते, लेकिन ये घर की बात है, अपने अंदर की बात है कि एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है। ठीक है, अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ठीक है, इस ट्रांजिशन स्टेट को रिएक्शन करने के लिए यानी कि C बनाने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है और उस एनर्जी को अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यानी कि जितने भी ट्रांजिशन स्टेट होती है, हर रिएक्शन के अंदर ट्रांजिशन स्टेट होती है और ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट को बनने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है और उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखिए मान लो और एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बाहर से दी जाती है। कहां से दी जाती है, बाहर से दी जाती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाकर या कोई भी काम करके XYZ। ठीक है, तो मान लो कि इसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है 20 जूल की। 20 जूल एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी तब जाके सी में कन्वर्ट होगा। तो धीरे धीरे इसको 20 जूल मिल रही है। लेकिन अगर मान लो गलती से आप इसमें कैटलिस्ट डाल दो, मान लो आपने कैटलिस्ट ले लिया, ये P एक कैटलिस्ट है, P आपने P एक कैटलिस्ट ले लिया, तो कैटलिस्ट क्या काम करेगा पता है आपको, कैटलिस्ट क्या काम करेगा, इसको कितनी जूल एनर्जी चाहिए थी, 20 जूल।
तो कैटलिस्ट क्या कर देगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, कम कर देता है। क्लियर? ध्यान रखना, कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा तो मान लो ये रिएक्शन 20 जूल पे हो रही थी, तो ये रिएक्शन अब 15 जूल पे ही हो जाएगी। तो नॉर्मल सी बात है, जिस भी सोर्स से आप एनर्जी दे रहे हो तो 15 जूल जल्दी, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। क्लियर है? तो देखिए कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है। कैटलिस्ट अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भाई कैटलिस्ट क्या काम करता है, तो आप उसको आंसर दो कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है या कम कर देता है। फिर आपसे पूछता है भाई कैसे बढ़ा देता है या कम कर देता है, तो सीधा सा आंसर है वो सर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। क्लियर है? तो इसका एक ग्राफ भी बनता है, वो ग्राफ भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो मान लो यहां से कोई रिएक्शन स्टार्ट हुई और ये ऐसे प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि यहां तक उसको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कैटलिस्ट मिला दूंगा तो यहीं पे जाके और ये हो जाएगी, तो यहीं पे उसको उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। क्लियर है? पहले तो भाई सिंपल सी बात है, इतना ऊपर जाके इतनी एनर्जी उसको गेन करनी पड़ रही थी, इतनी एनर्जी, लेकिन जब कैटलिस्ट मिलाया तो इतने से काम चल गया। ये आएगा ग्राफ, आगे आएगा अभी इस चैप्टर के जो एंड में अपन पढ़ेंगे तो उस ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। आई थिंक आपको कैटलिस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के बाद। अपना सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, पांचवा पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करती है देखना। तो देखिए क्या होता है, एक मिनट, हाँ सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट की बात कर रहे थे अपन। देखिए एक थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, छोटा सा एग्जांपल देखना आप क्या है। एक वुड है, आपको वुड है, आप लकड़ी है, एक लकड़ी वुड, ठीक है, इसको आप बर्न कराओ, ठीक है, और एक तरफ ले लो आप वुड पाउडर, लकड़ी का पाउडर ले लो और इसको आप बर्न कराओ उतनी लकड़ी का, जितनी आपने 1 kg ये ली थी तो 1 kg आप ये ले लो। चलो आप मेरे को बताओ कौन सी चीज जल्दी बर्न होगी। नॉर्मल सी बात है, वुड पाउडर जल्दी बर्न होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया, भाई सारे जो पार्टिकल्स थे वुड के वो बाहर निकल गए और सरफेस एरिया क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। क्या इंक्रीज हो चुका है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो चुका है। तो यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा रिएक्शन की रेट भी। नेचर ऑफ द मीडियम, सिक्स्थ है अपना नेचर ऑफ द मीडियम। देखो नेचर ऑफ द मीडियम को समझ लीजिए, बहुत आसान है। देखिए रिएक्शन जो है वो जिसके बीच में हो रही है, ठीक है, वो रिएक्टेंट है, लेकिन रिएक्शन किस में करवाई जा रही है, किस मीडियम में करवाई जा रही है। एयर मीडियम है या फिर पानी में करवाई जा रही है या फिर बेंजीन है या फिर अल्कोहल है, यानी कि सॉल्वेंट क्या है। क्या बात कर रहे हैं अपन, सॉल्वेंट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन जो है वो जल्दी होगी या। अब सॉल्वेंट मान लो पोलर है, सॉल्वेंट मान लो नॉन पोलर है। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर सॉल्वेंट पोलर, देखो समझो चीज को, मान लो रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट पोलर है और सॉल्वेंट पोलर है तो रिएक्शन और जल्दी होगी। रिएक्टेंट पोलर है, सॉल्वेंट नॉन पोलर, तो रिएक्शन और लेट होगी। तो नॉर्मल सी बात है, यानी कि किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मीडियम क्या है। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 अपना। इसमें देखिए क्या है, इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है फोटोन, एच न्यू, जिसकी एनर्जी होती है E = H न्यू। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रेडिएशंस के अंडर करवाने पर और भी जल्दी होती हैं। जैसे ये वाली रिएक्शन देखो, AgCl है और AgCl टूटता है 2Ag + Cl2 के अंदर। ठीक है, टूट जाता है, लेकिन अगर आप इसमें फोटोन की प्रेजेंस में इसको रख दो तो ये रिएक्शन और भी जल्दी हो जाती है। बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस भी होती हैं जो फोटोन की प्रेजेंस में बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाती है। तो ये था अपना इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले ऑर्डर की बात करूंगा
कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूं, द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन अ रिएक्शन। सही है, इन शॉर्ट मैंने लिख दी समझने के लिए, और ये डेफिनेशन आप वो एग्जाम्स में लिख सकते हैं, गलत नहीं होगी। जैसे मान लो R इज इक्वल टू है K A की पावर X B की पावर Y। क्लियर? तो यहां पे इस रिएक्शन की जो रेट है उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया मैंने। तो X जो है वो है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A, और Y जो है वो है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B। ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वो है आपका X प्लस Y। ठीक है, तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अपन यहां पर इस तरह के एक्सप्रेशन को देखकर ही केवल ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर इस बात पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन कितने स्टेप्स में पूरी हुई है। क्लियर है? आप ऐसे नहीं बता सकते कि आपके सामने मैं लिख दिया H2 प्लस O2 और ये बन गया आपका 2H2O। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था ना। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर आपको देखा जाए तो आप ऐसे लिखोगे क्या इसको, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 की पावर 2 O2 की पावर 1। गलत। अब यहां पर ये जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं ये सब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है। क्लियर? ऐसे नहीं लिख सकते अपन भाई ये वाली रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट हुई है, इस बात पे डिपेंड करता है कि यहां पर पावर्स कितनी आएंगी। हो सकता है कि किसी स्टेप में O2 के ऊपर 2 बार डिपेंड कर गई हो तो O2 पे 2 आएगी। यानी कि कहने का मतलब सीधा सा इतना समझ लीजिए कि ये रेट एक्सप्रेशन जो लिखा जाता है ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है। इसको अपन अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में फर्क भी यही है। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड प्रोसेस है जबकि मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल बेस्ड प्रोसेस है। क्लियर है? यानी कि आपको तो जब ये दिया जाएगा तभी जाके आप ऑर्डर निकाल सकते हो। आपको अगर कोई रिएक्शन लिख के दे दूं, बोलो कि भाई इसका ऑर्डर बताओ, तो आप उसका ऑर्डर नहीं लिख सकते। फिर तो अपन ने जीरो ऑर्डर की रिएक्शन भी देखी है ना, जीरो ऑर्डर। अगर ऐसे हम लिखने लग गए तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन तो कभी हमारे से जिंदगी में बन ही नहीं पाएगी, जबकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस तो होती है ना भाई। जीरो ऑर्डर की तो तभी बोलोगे ना यहां कहीं जीरो होगा, यहां जीरो होगा ही नहीं, यहां जीरो होगा तो रिएक्शन ही किस बात की। तो इसलिए ऑर्डर को हम अपने हिसाब से नहीं लिख सकते। ये लैब के अंदर एक्सपेरिमेंटली बेस्ड प्रोसेस होती है। ये इस बात पे डिपेंड करती है कि रिएक्शन आपकी कितनी स्टेप्स में कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो ऑर्डर को देखने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो अब एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको बाद में पढ़ना, पहले इधर देखिए। 2N2O5 gives 4NO2 plus O2। आपके अकॉर्डिंग जो इसका ऑर्डर अगर आना चाहिए तो क्या आना चाहिए? देखिए अगर आप इसकी रेट लिखोगे तो कैसे लिखोगे, RN2O5 की पावर 2, और आप बोलोगे साहब इसका ऑर्डर तो कितना हो गया 2, जबकि गलत है। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये ओनली वन ऑर्डर की रिएक्शन है, जबकि यहां पर 2 दिख रहा है। देखो क्यों। अब देखो, इफ द रिएक्शन इज इन द मेनी स्टेप्स, मान लो रिएक्शन 2 से ज्यादा स्टेप्स में है, 3-4 स्टेप्स में है। जैसे ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में, देखो पहले N2O5 था, N2O5 से N2O3 प्लस O2 बना, फिर N2O3 जो था उससे NO प्लस NO2 बना, फिर जो NO था उसमें फिर दोबारा N2O5 मिलाया गया और 2NO2 बना। ठीक है, अब आप इस रिएक्शन को जब नेट रिएक्शन लिखोगे तो देखो इधर आएगा N2O5 N2O5 2N2O5, N2O3 से N2O3 कट जाएगा, NO से NO कट जाएगा, तो क्या बचेगा NO2 और O2। ठीक है, यानी कि आप यहां पर अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, 3 स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है, और अगर ज्यादा स्टेप्स में रिएक्शन होती है
तो जो स्लोएस्ट स्टेप्स होती है, स्लोएस्ट सबसे स्लो स्टेप जो होती है वही ऑर्डर को डिटरमाइन करती है। तो कितनी स्टेप्स स्लो है इसमें, एक स्टेप स्लो है, तो ये रिएक्शन कितने ऑर्डर की हो गई, 1 स्टेप की हो गई। अब आप एक चीज तो यहां से क्लियर समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे, क्लियर ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम ऑर्डर जो है वो रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते हैं। रिएक्शन के ऑर्डर को पता लगाने के लिए हमें लैब के रास्ते पर जाना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंटली ये देखना पड़ेगा कि रिएक्शन जो है वो स्लो है, स्लो कितने स्टेप्स में है। हाँ, अगर एक ही स्टेप की रिएक्शन तो उसका ऑर्डर तो फिर रिएक्शन को देख के बताया जा सकता है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन जो है वो कितनी स्टेप्स में फॉलो की जा रही है। इसलिए रेट एक्सप्रेशन को देखकर ही आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर बता पाएंगे। क्लियर? चलिए तो अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, पहला है देखिए R इज इक्वल टू, अच्छा सीधा लिख देता हूं मैं, आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वो ऐसे ही आएगा, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा रिएक्शन दे दिया इसका ऑर्डर बताओ, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन। क्लियर है? तो इसका जो ऑर्डर होगा, पहली वाली रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा बताइए क्या होगा, 1/2 प्लस 3/2 कितना होगा 2। तो ये जो रिएक्शन ऑर्डर है ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। और दूसरा क्या होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, तो ये हाफ ऑर्डर की रिएक्शन होगी। और इन्हीं के हिसाब से इनकी यूनिट्स पता लगा पाएंगे और इन्हीं के हिसाब से इनके फॉर्मूले भी आने वाले हैं, फॉर्मूले कि फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले अलग आएंगे, जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले अलग आएंगे, सेकंड ऑर्डर के फॉर्मूले अलग आएंगे। तो पहले तो हमको ऑर्डर निकालना आना चाहिए, तब जाके अपन ये पता लगा पाएंगे कि रिएक्शन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी को पहचानना बड़ा आसान होता है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि कितने मॉलिक्यूल ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। ये आसान है, ये थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट वाली चीज होती है, थ्योरेटिकल वाली चीज होती है। तो यहां पर अपन मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलरिटी को नंबर ऑफ स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन, बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है उतनी ही उसकी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी होगी। पहली वाली देखिए, इसमें कितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, 1 मॉलिक्यूल ने, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी है, 1 है। क्लियर? इसमें कितनी मॉलिक्यूल है, 2, तो इसकी कितनी हो गई, 2 हो गई। इसमें 2 और 1 3, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलरिटी पता लगा सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। अब इन दोनों में अंतर समझिए आप, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में अंतर क्या है। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में सीधा सा डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि भाई जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटल है और जो मॉलिक्यूलरिटी है वो थ्योरेटिकल है। क्लियर है? ऑर्डर जो है, ध्यान रखना, ऑर्डर जो है किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो आपका 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3 और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हमेशा 1 2 3 ये होगी और फ्रैक्शन में भी हो सकती है, लेकिन 1 2 3 होगी। क्लियर? 0 नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। इसके बाद अपन अगला लेक्चर जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। हम उसमें पढ़ेंगे कि भाई इंटीग्रेटेड और डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, इन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आपको आगे का पढ़ना है तो आपको ये 3 लेक्चर जो है, 2 लेक्चर इससे पहले बन चुके हैं, तीसरा लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, तब जाके आप आगे का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। इसको देखिए। थैंक यू।